सभी तैयार हो? चलिए भैया, आज स्टार्ट करते हैं। अपन पढ़ेंगे क्षेत्रमिति, है ना। क्षेत्रमिति एरिया के बारे में अपन पढ़ने वाले हैं ना। तो आप लोगों ने सभी ने 9th और 10th में, 9वीं और 10वीं में क्षेत्रमिति पढ़ी थी ना? सभी ने पढ़ी है ना। 9th में भी 10th में भी। तो क्षेत्रमिति एक ऐसा टॉपिक है भैया जिसमें आप लोगों से प्रश्न कब बनेंगे? जब आप लोगों को इनके फॉर्मूले याद होंगे तभी आप लोग इसके प्रश्न बना पाओगे, नहीं तो नहीं बना पाओगे भैया। सबसे इंपॉर्टेंट है इनमें फॉर्मूले, और बिगर फॉर्मूले को आप क्षेत्रमिति हल नहीं कर सकते, ठीक है। और दूसरी बात, हम बाकी जो बेसिक चैप्टर्स थे उसमें हमने क्या किया था कि उसमें हम लोग ट्रिक लॉजिक लगाकर हल प्रश्न कर लेते थे, लेकिन इसमें ट्रिक नहीं लगेगी भैया, है ना। इसमें फॉर्मूला ही लगेगा। अब जैसे एक छोटा सा एग्जांपल प्रश्न अपने पास आया कि आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई है और चौड़ाई है। तो आप लोगों को याद रखना पड़ेगा आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? लंबाई गुणित चौड़ाई। ये याद रखना पड़ेगा आपको। आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणित चौड़ाई, है ना। तो सबसे पहले आप मुझे बताओ, ये प्रश्न भी आपसे कब बनेंगे? जब सब फॉर्मूले याद होंगे। तो आपको मैं यहां पर कुछ फॉर्मूले बताऊंगा और फॉर्मूले ऐसे टेक्निक से समझाऊंगा कि आपको लगेगा कि सर यदि 2 फॉर्मूले याद हो जाते हैं तो उसके अलावा 4 और अपने आप याद हो जाएंगे। कैसे? ठीक है। आपको घर सिर्फ 1 या 2 बार पढ़ने की आवश्यकता पड़ेगी, बाकी आप लोग सारे फॉर्मूले ही याद कर लोगे, ठीक है। बिल्कुल। तो हम देखते हैं सबसे पहले बेसिक से, स्टार्टिंग से। तो सबसे पहले स्टार्टिंग में हम क्षेत्रमिति की बात करते हैं। तो आप लोगों को पता है बच्चों, क्षेत्रमिति और ज्यामिति को 3 भागों में डिवाइड किया गया था। कितने भागों में? 3 भागों में डिवाइड किया गया था। 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन। सुना होगा आप लोगों ने। इसको हिंदी में बोलते हैं 1D, हिंदी में बोलते हैं 1 1D मतलब 1 2D मतलब द्विविमी और 3D मतलब 3 दैट मीन दिस 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन। ज्यामिति और क्षेत्रमिति को 2 भागों में बांटा गया था, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन। अच्छा, आपको पता है 1 डायमेंशन में हमारा क्या आएगा? बिंदु। आपको बता दें, सारी ज्यामिति और सारी क्षेत्रमिति बनी किससे भैया? बिंदु से। बिंदु से ही बनी है भैया। बिगर बिंदु का आप हल नहीं। आपको पता है जैसे मान लो ये 2 बिंदु है और ये 2 बिंदुओं को मिला दूं तो क्या बन गई? रेखा। अब बताओ रेखा भी बनी किससे? बिंदुओं से। यदि मैं 3 असरेख बिंदुओं को मिला दूं, कितने बिंदुओं को? 3। असरेख का मतलब होता है एक ही रेखा में नहीं, एक अलग हो जाए। यदि मैं 3 असरेख बिंदुओं को मिला दूं, ठीक है, बिल्कुल, तो सिंपल सी बात है, वो हमारा क्या बन जाएगा? त्रिभुज। तो अब मुझे बताओ ये त्रिभुज भी बना किससे? बिंदुओं से। रेखा भी किससे बनी? बिंदुओं से। बात समझ में? अच्छा, चतुर्भुज, चतुर्भुज भी किससे मिलकर बना रही है हमारा? सब बोलेंगे सर बिंदुओं से हमारा चतुर्भुज बना हुआ है। तो ये सारी चीजें भैया बिंदुओं से होकर मिली है। आई बात समझ में? तो अब हम बात करते हैं, अच्छा हमारा व्रत भी किससे मिलकर बना हुआ है? हमारे बिंदु से। आपको पता है यदि हम सर्कल बनाते हैं, व्रत बनाते हैं, तो भी बनता किससे? हमारे बिंदुओं से। सारी चीज बिंदुओं से मिलकर बनी। तो सबसे पहले हमारे 1 डायमेंशन में क्या आ जाएगा भैया? हमारा बिंदु। क्या आ जाएगा? बिंदु। अच्छा, अब 1 डायमेंशन के बाद बात किसकी होगी? 2 डायमेंशन की। तो भैया याद रखना 2 डायमेंशन किसको बोलते हैं? जो 1 डायमेंशन से मिलकर बनता है, ठीक है, बिल्कुल। 1 डायमेंशन में हमारा क्या आ गया? बिंदु। 2 डायमेंशन में हमारा क्या आ गया? जो बिंदुओं से मिलकर बना। जैसा क्या क्या हो गया? रेखा, त्रिभुज, चतुर्भुज, वृत्त, है ना। अब वो त्रिभुज तीनों टाइप के त्रिभुज हो गए, चतुर्भुज 5 टाइप के हमारे चतुर्भुज हो गए। बात समझ में आई? तो सबसे पहले याद रखना बच्चों, रेखा, रेखा मैंने आपको भी बताई थी, ये रेखा हो गई। त्रिभुज, त्रिभुज, ये त्रिभुज हो गया हमारा, है ना। चतुर्भुज, चतुर्भुज, अब चतुर्भुज भी हो गया हमारा। और हमारा कौन सा? वृत्त। तो ये सब किसकी कंडीशन में आएंगे? 2 डायमेंशन में। अब भैया त्रिभुज 3 टाइप के होते हैं, मैं आपको अभी बताऊंगा। चतुर्भुज अपने को पढ़ने को 5 टाइप के हैं जो अपने को पढ़ने हैं, ठीक है, बिल्कुल। कौन कौन से चतुर्भुज होते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। और व्रत, एक सिंगल सा व्रत होता है बच्चों, 2 होते हैं, एक व्रत होता है और एक अर्धव्रत होता है। तो दोनों चीजें मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, है ना। एक होता है व्रत और एक होता है अर्धव्रत, ठीक है। तो ये सारी चीजें अपन पढ़ने वाले हैं। आ रहा समझ में? बिल्कुल। 1 डायमेंशन से क्या बना?
अच्छा, 1 डायमेंशन में हमारा क्या आ गया? बिंदु। 2 डायमेंशन में हमारा क्या क्या आ गया? रेखा, त्रिभुज, चतुर्भुज, वृत्त। आया समझ में? और अब हमारे पास क्या बचा है बच्चों? अच्छा, 3 डायमेंशन में हमारा क्या आएगा? जो 2 डायमेंशन से मिलकर बना हो। किससे मिलकर बना हो? 2 डायमेंशन से। बात समझ में? जो 2 डायमेंशन से मिलकर बना हो वो क्या कहलाता है? 3 डायमेंशन। सर ये क्या क्या होते हैं 3 डायमेंशन में? तो 3 डायमेंशन में भैया जो होता है इन 2 डायमेंशन से मिलकर बना, जैसे घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला। नाम सुने? बिल्कुल। अच्छा सर ये घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला, तो बच्चों ये भी 2 डायमेंशन में ही आते हैं। आई बात समझ में? जैसे सबसे पहले बात करते हैं घन की। किसकी? घन। घन मतलब देखा है ना? घन मतलब इसका एग्जांपल बच्चों ये हो गया घन हमारा, ये हो गया। आया समझ में? और ये घन आप लोगों को बता दूं, ये घन भी किससे मिलकर बना? बिंदुओं से नहीं बच्चों, बिंदुओं से तो मिलकर बना है, लेकिन 2 वृत्तों से। किससे? और वृत्त भी किसकी कंडीशन में आएगा? किसकी गिनती में आएगा? किसके टाइप में आएगा? चतुर्भुज। आई बात समझ में? बिल्कुल। चतुर्भुज 5 टाइप के होता है। वर्ग, आयत, नाम सुने? वर्ग, आयत, समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज और समलंब चतुर्भुज। कौन कौन से होते हैं? एक बार फिर से रिपीट करेंगे। वर्ग, सबसे पहले वर्ग, फिर आयत, समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज और समलंब चतुर्भुज। क्लियर हुआ? बिल्कुल। तो सबसे पहले अब हम बात करते हैं किसकी? घन की। तो घन किससे मिलकर बना है बच्चों? 2 वृत्तों से। ये हो गया घन। घन का एग्जाम्पल मतलब पासा। पासा देखा है? देखा है कि नहीं? बिल्कुल, सभी ने पासा देखा होगा। पासा किसका एग्जाम्पल है बच्चों? घन का। अच्छा, घन का है ना? पासा हो गया, ठीक है। अच्छा, पासे में कितनी फलक होती है? 6 नंबर होते हैं ना, आप लोगों ने देखा। ये इसमें भी घन में भी 6 फलक होती है। अच्छा, किनार कितने होते हैं? कोण 12, 8 नहीं होते। कितने होते हैं? 12 होते हैं बच्चों। किनार मतलब आप लोगों ने देखा होंगे, किनार होते हैं 12 होते हैं। निकाल के देख लेना आप लोग, गिनना, ठीक है ना? बिल्कुल। तो ये होता है बच्चों हमारा घन। घन 2 वर्गों से मिलकर बना है। समझना, किससे मिलकर बना है? 2 वर्गों से। कितनी फलक होती है? सब बोलेंगे। और कितनी होती है? 12। याद रखना, ठीक है? चलिए, अब इसके ही जैसा होता है बच्चों घनाभ। क्या होता है? सर घनाभ किससे मिलकर बना है? तो बच्चों हाँ, ये सब मिलकर बने हैं बच्चों 2 आयतों से। यदि मैं 2 आयतों को मिला दूं, किसको मिला दूं बच्चों? 2 आयतों को मिला दूं तो क्या बन जाएगा हमारा? घनाभ। क्या बन जाएगा? घनाभ। ये हो गया घनाभ। घनाभ के बहुत सारे एग्जाम्पल है घनाभ के, जैसे ईंट, माचिस की डिब्बी। डिब्बी देखिए ना, तीली नहीं होती है ना, डिब्बी होती है, माचिस की डिब्बी होती है बच्चों। और ये कमरा, सर कमरा तो आयताकार होता है ना बच्चों। आयताकार कब होगा? जब ये छत नहीं हो, नीचे का हिस्सा नहीं हो, सिर्फ लंबाई और चौड़ाई हो। लेकिन जिसमें क्या आ गई? ऊंचाई। जिसमें क्या आ गई? जिसमें क्या आ गई? कमरे में यदि ऊंचाई आ गई तो वो किसके अंतर्गत आ जाएगा बच्चों? 3D के अंतर्गत आ जाएगा। जैसे एक कमरा, कमरा अभी फिलहाल में कमरा पूरा जिसकी लंबाई भी है, ये लंबाई कहलाएगी बच्चों। ये क्या कहलाएगी? चौड़ाई। और ये क्या कहलाएगी? ऊंचाई। ठीक है। अच्छा, आप लोग सोच रहे होगे सर इसको 3 डायमेंशन क्यों बोलते हैं? बच्चों इसको 2 डायमेंशन क्यों बोलते हैं? इसका एक रीजन है। 2 डायमेंशन में क्योंकि इसके अंदर लंबाई और चौड़ाई की बात होती है, कभी ऊंचाई की बात नहीं होती है। और 3D में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों की बात होती है। समझ में आया? इसलिए अपन घन के अंदर 3 चीज होती है बच्चों, लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है, ऊंचाई भी होती है। घनाभ में भी 3 चीज होती है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। इसका एग्जाम्पल ये देख लो, ये क्या कहलाएगा? लंबाई। ये क्या कहलाएगा? ये क्या कहलाएगा? समझ में आया? बिल्कुल। और घनाभ में भी कितनी फलक होती है बच्चों? 6। कितनी फलक होती है? देख लो सर, कौन कौन सी? 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो गई 6 फलक। बिल्कुल। और इसमें भी किनार कितनी होती है बच्चों? 12। सर 12 कैसे हुई? देख लो, 1, 2, 3, 4 हो गई, 4 हो गई। फिर
5 6 7 8 हो गई, 9 10 11 12। समझ में आया? तो याद रखना इसमें भी 12 कोर होती है और फलक कितनी होती है बच्चों? 6 फलक और 12 कोर ये होती है। बस समझ में? बिल्कुल। तो ये क्या कहलाता है? हमारा घनाभ। आ रहा समझ में? चलो आगे है अपने को बेलन। क्या है? बेलन। बेलन पहचानते हो? बिल्कुल। बेलन मतलब सिलेंडर। सिलेंडर आप लोग बोलते हो, सिलेंडर इसका इंग्लिश वर्ड है। ठीक है, देखा है सिलेंडर? बेलन देखा है? खाया भी होगा। अरे मम्मी के हाथ का खाया भी होगा ना। बिल्कुल। अच्छा सर, बेलन बेलन किससे मिलकर बना है? हाँ, तो याद रखना जो बेलन है वो बेलन किससे मिलकर बना है बच्चों? 2 व्रतों से। किससे मिलकर बना है? 2 व्रतों से। 2 बिल्कुल 2 व्रतों से मिलकर बना है बच्चों। इसके अंदर ऊंचाई होती है और साथ में त्रिज्या। क्या क्या होती है? ऊंचाई और त्रिज्या। ऊंचाई और त्रिज्या होती है। ये होता है हमारा बेलन। समझ में आया? बिल्कुल। घन, घनाभ, बेलन। बेलन किससे मिलकर बना है बच्चों? 2 व्रतों से। अच्छा, घन किससे मिलकर बना है? 2 वर्गों से। किससे? घनाभ किससे मिलकर बना है? वर्गों से। ये बेलन 2 वर्गों से। समझना। अच्छा, अगला है शंकु। क्या है? शंकु। शंकु किससे मिलकर बना है? एक त्रिभुज और एक वृत्त से। एक त्रिभुज और एक वृत्त से। एक त्रिभुज और एक, जैसे एक त्रिभुज ले लो और एक क्या ले लो? वृत्त। ये मिलकर बना है बच्चों। ये हो गया हमारा शंकु। ठीक है, इसके अंदर होती है ऊंचाई, ये होती है त्रिज्या और इसको बोलते हैं त्रियक ऊंचाई। लंबाई नहीं बोलते बच्चों, क्या बोलते हैं? त्रियक ऊंचाई। यहाँ एल का मतलब होता है त्रियक ऊंचाई। आ रहा है समझ में? बिल्कुल। तो ये अपन और डिटेल से पढ़ेंगे, अभी तो मैं सिर्फ समझा रहा हूं। बस याद रखना कि ये जो शंकु होता है बच्चों किससे किससे मिलकर बना है? एक त्रिभुज और एक वृत्त से। एक त्रिभुज और एक। अच्छा, मैं इसलिए बता रहा हूं, सुनो क्यों बता रहा हूं। घन किससे मिलकर बना? वर्ग से। किससे मिलकर बना? वर्ग का फॉर्मूला याद हो जाए तो घन अपने आप याद हो जाएगा, इसलिए बता रहा हूं। घनाभ किससे मिलकर बना? आयत का यदि फॉर्मूला याद हो जाए तो भैया घनाभ का भी फॉर्मूला अपने आप बन जाएगा। बेलन किससे मिलकर बना? सब बोलेंगे। वृत्त का यदि फॉर्मूला याद हो जाएगा तो बेलन का भी अपने आप हो जाएगा। तो बता दूंगा, अपने आप याद हो जाएगा। शंकु किससे मिलकर बना? इसमें त्रिभुज और वृत्त दोनों की कंडीशन लगने वाली, इसलिए ये अपने को अपने याद हो जाएगा। आया बच्चों समझ में? और लास्ट में बचा है कौन? गोला। कौन बच्चों? गोला। ये गोला। सर गोला किससे मिलकर बना है? तो ये बना है बच्चों अनेक व्रतों से। किससे? अनेक। सर व्रत और गोला दोनों एक ही हो गए ना? नहीं बच्चों, अलग अलग होता है। व्रत अलग होता है और गोला अलग होता है। समझ में आ रहा है? बिल्कुल। व्रत मतलब जैसे साइकिल का पहिया, साइकिल का पहिया, और गोला मतलब जैसे फुटबॉल, फुटबॉल बॉल। देखिए ना, ये दोनों में अंतर होता है। अंतर को समझो। अब कुछ बच्चे क्या सोचते हैं कि व्रत भी वही गोला भी वही, ऐसा नहीं होता है कुछ। व्रत अलग होता है, गोला अलग होता है, दोनों चीजें अलग अलग। समझ में? तो इन चीजों को आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। ठीक है। और हाँ सर, ये गोला किससे मिलकर बना है? तो गोला अनेक व्रतों से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है? अनेक व्रतों से। अनेक व्रतों से। ठीक है, बिल्कुल, है ना? ये देखो, ये तो मैं आप लोगों को बेसिक पढ़ा रहा हूं। मैंने एमएससी मैथ्स में ये सारी चीजें डिटेल से पढ़ी है। ठीक है, हर चीज को डिटेल से पढ़ा है मैंने, है ना? तो अब बेफिक्र रहिए, इसकी सारी बेसिक से बेसिक चीजें जो होती है ना, वो सारी चीज समझा दूंगा। ठीक है, बिल्कुल। क्योंकि हमने सिंपल सी बात है, ट्रिक्स ज्यादा यूज करते हैं, लेकिन जो एडवांस टॉपिक होते हैं ना बच्चों, जैसे क्षेत्रमिति, ज्यामिति, त्रिकोणमिति, है ना, इनमें ट्रिक नहीं लगती। ठीक है, और जो ट्रिक बताता है ना बच्चों, वो आपको बेवकूफ बना रहा है। सिंपल सी बात है ना? इसमें ट्रिक्स नहीं होती है, इसमें पूरा मेथड चलता है, पूरे कॉन्सेप्ट चलते हैं, समझ रहे हो? और इसमें ट्रिक नहीं लगती, इसमें पूरे फॉर्मूले लगते हैं, है ना? बिल्कुल। ये सारी चीजें आपको सीखनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी।
आया समझ में? चलो कौन समझ में आया? कितनी फलक होती है? कोण कितनी होती है? किससे मिलकर बना? दो। दो अगला क्या बताया? घनाभ क्या होता है? दो आयतों से मिलकर बना। किससे मिलकर बना है? कितनी फलक होती है? कितनी कोण होती है? अच्छा अगला क्या लिखवाया? बेलन किससे मिलकर बना बच्चों? दो दो वृत्तों से मिलकर बना। समझ में आ रहा है? कितनी फलक, सॉरी इसमें फलक नहीं होती है ना। अगला क्या है लिखाया? शंकु। शंकु किससे मिलकर बना है? एक त्रिभुज और एक वृत्त से। एक त्रिभुज और एक वृत्त से। बच्चों इसका एग्जाम्पल क्या? शंकु का एग्जाम्पल? हाँ, जोकर की टोपी। बर्थडे के दिन हमको जोकर बना देते हैं, होता है ना? बिल्कुल वही जोकर की टोपी। और एग्जाम्पल आइसक्रीम। आइसक्रीम हाँ, इसका इंग्लिश वर्ड है कोन। शंकु को इंग्लिश में बोलते हैं कोन। नहीं बच्चों, समोसा एग्जाम्पल नहीं हुआ। समोसा एग्जाम्पल हुआ त्रिभुज का। हाँ वो समोसा नहीं हुआ, है ना? समोसा नहीं होगा, ठीक है। अच्छा हाँ, और जैसे अपन पिकनिक बनाने जाते हैं ना, तो अपन तंबू बनाते हैं ना। तंबू भी किसका एग्जाम्पल है? हमारे शंकु। ये बहुत सारे एग्जाम्पल। चलो और लास्ट में क्या बचा हमारा? गोला। तो बच्चों गोला किससे मिलकर बना है? हाँ, अब मैं गोला तो बोर्ड पे बना नहीं सकता, बाकी समझ जाओगे ना, जो पूरा घिरा हुआ होता है बच्चों, ये समझो। मान ये इस प्रकार, ये हो गया हमारा गोला जो चारों ओर से घिरा हुआ होता है, जैसे फुटबॉल बॉल। आया समझ में? बिल्कुल। तो इन चीजों को मैंने आपको बेसिक से समझाया। आया समझ में? डाउट किसी को इसमें? बिल्कुल। अच्छा अब हम बात करते हैं चतुर्भुज की। तो चतुर्भुज कितने टाइप के हैं भैया अपने पास? 5 टाइप के। कितने टाइप के हैं? 5 टाइप के भैया। 5 टाइप के अपने को चतुर्भुज पढ़ने को। सर कौन कौन से होते हैं? तो 5 टाइप अपने को पढ़ने को है। वर्ग, आयात, समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज और समलंब चतुर्भुज। क्लियर हुआ? कौन कौन से हैं? वर्ग, आयात, समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज और समलंब चतुर्भुज। सबसे पहले बात करने वाला हूं मैं किसकी? वर्ग की। वर्ग मतलब स्क्वायर, ठीक है? वर्ग मतलब स्क्वायर। सबसे पहले बात करने वाले हैं वर्ग की। वर्ग मतलब क्या होता है बताएंगे आप? वो तो मैं जानता हूं स्क्वायर होता है। होता क्या है भैया? जिसकी चारों भुजाएं, जिसकी चारों भुजाएं, वो क्या कहलाता है बच्चों? हमारा वर्ग। याद हुआ? जिसकी चारों भुजाएं समान हो। और एक और बात याद रखना, हाँ ठीक है, अब ठीक है ना? हाँ समझ जाया करो। और इसमें एक और बात याद रखना बच्चों, इसके विकर्ण भी कैसे होते हैं? बराबर। कैसे होते हैं? बराबर। जिसकी चारों भुजाएं समान हो। दैट मीन्स यदि मान लो ये 4 है तो ये भी, समझ गए? यदि एक भुजा 4 होती है तो चारों भुजाएं 4 होती है। ये क्या कहलाता है? हमारा वर्ग। और इसके विकर्ण भी बराबर होते हैं। मान लो विकर्ण यदि 5 है तो ये भी, है ना? यदि ये 5 हो गया तो ये भी 5 हो जाएगा। समझ में आया? तो ये होता है बच्चों अपना वर्ग, ठीक है। अच्छा अब बात करते हैं सर इसमें वर्ग की। तो वर्ग मतलब जिसकी चारों भुजाएं समान हो, विकर्ण भी बराबर हो। ये सारी चीज समझ में आ गई। अब लेकिन इनके होते हैं भैया फॉर्मूले। क्या होते हैं? फॉर्मूले। अब बात करते हैं वर्ग की। तो वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल। आप लोग वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भैया? तो याद रखना वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है ए का स्क्वायर। ए का स्क्वायर। अच्छा ए का स्क्वायर कैसे होता है मैं आप लोगों को समझा देता हूं। क्योंकि इसके अंदर एक होती है लंबाई, मतलब सॉरी ये होती है लंबाई और ये होती है चौड़ाई। वैसे तो आप लंबाई चौड़ाई किसी को भी मान सकते हैं क्योंकि सब समान होते हैं। तो देखो यदि मान लो मैं इसमें लंबाई को भी ए मानूं और चौड़ाई को भी ए मानूं तो ए कितनी बार आया? तो इसलिए हो जाता है भैया ए का स्क्वायर। याद रहेगा? ए का मतलब होता है भुजा, हम जिसको आप लोग बोलते हो भुजा। ए का मतलब क्या होगा? भुजा, ठीक है। तो वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? याद रखना पड़ेगा। यदि ये याद हो गए ना तो इसके अकॉर्डिंग 2 और याद हो जाएंगे, समझना। चलो उसके बाद बात होती है वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप। अच्छा एक बात बताओ, ये क्षेत्रफल और परिमाप क्या होता है? क्षेत्रफल क्या और परिमाप क्या? क्षेत्रफल क्या होता है ना? क्षेत्रफल का मतलब ये होता है जो स्थान घेरता है। जैसे अपन अभी कहां बैठे हैं? क्षेत्र में बैठे हैं।
है ना, आप मेरे एरिया में बैठे हो ना, बोलते हैं ना कि भैया मेरे एरिया में आप लोग बैठे हो, दैट मीन्स वही एरिया, वही क्षेत्रफल कहलाता है बच्चों। ठीक है, बिल्कुल। तो अपन जहां बैठे हैं ये क्या कहलाएगा, क्षेत्रफल। और सर परिमाप किसको बोलते हैं, है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो ये दीवारें, बस हमने, बिल्कुल, ये क्या कहलाए, मान लो दीवारें, ये परिमाप कहलाती है। परिमाप मतलब बाहर वाला क्षेत्र, समझ में आया, परि मतलब बाहर, ठीक है, बाहर का माप, बाहर की माप। तो सर अब बात करते हैं परिमाप की, जिसमें भुजा, तो इसमें बताओ कितनी भुजाएं हैं, बोलो, और सबको यदि मैं ए नाम दे दो तो 4a हो जाएगा, बिल्कुल। तो याद रखना भैया इसका फॉर्मूला होता है 4a। क्या होता है वर्ग का परिमाप, 4a होता है। ठीक है, चलिए अगला है वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण। अब बच्चों, अब मान लो कभी वर्ण के विकर्ण की बात होती है, वर्ग के विकर्ण की बात, मान लो इसकी बात होगी, तो भैया यदि हमको इस विकर्ण को ज्ञात करना है, मान लो, तो ये हमारी हो गई, मान लो ये एक प्रकार से हमारा त्रिभुज बन गया। क्या बन गया, त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज बन जाएगा, समकोण, क्योंकि बच्चों इसमें सब एंगल 90 के होते हैं, सभी कोण 90 के होते हैं, पता है ना, वर्ग में प्रत्येक कोण कितने अंश के होते हैं, 90 के होते हैं। तो भैया इसमें मान लो ये यदि हमारे पास बन जाता है एक त्रिभुज, और कौन सा समकोण त्रिभुज, तो समकोण त्रिभुज में ये कर्ण, ये लंब और ये आधार, और कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है बच्चों, आधार का वर्ग। तो ये लंब का वर्ग मतलब a का वर्ग, आधार का वर्ग मतलब a का वर्ग, तो a का वर्ग कितना हो गया, 2a हो गया कि नहीं। तो क्या होता है, जब हम ये कर्ण निकालते हैं तो हल कर देते हैं, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, तो ये हो गया a का स्क्वायर और ये हो गया a का स्क्वायर, तो ये क्या हो गया बच्चों, 2a स्क्वायर। और जब यहां से वर्ग हटा तो क्या लग जाएगी, कर्णी, और कर्णी के कारण a कहां जाएगा, बाहर, और अंदर क्या बचेगा, a कर्णी, तो बच्चों ये अपना फॉर्मूला बन गया a कर्णी। तो आया समझ में, याद रहेगा। चलो बोलो, वर्ग का क्षेत्रफल, a स्क्वायर, वर्ग का परिमाप और वर्ग का विकर्ण a कर्णी 2, ये सारी चीजें होती है। आया समझ में। अच्छा बच्चों, इसके अलावा एक और चीज याद रखना, एक और होता है वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल। सर अभी तो आपने ये बताया ना क्षेत्रफल, तो भैया इसमें एक और होता है क्षेत्रफल। ये फॉर्मूला कब यूज करना, जब किसी प्रश्न में भुजा की बात होती हो। किसकी, भुजा, कि भैया भुजा की बात हो रही है, समझ रहे हो, तो ए स्क्वायर लगाना। लेकिन जब किसी प्रश्न में अपने को विकर्ण दे दे, क्या दे दे, तो फिर अपन क्या ए फॉर्मूला, ए स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाएंगे, नहीं लगाएंगे। तब आपको यदि उसका क्षेत्रफल निकालना है, और जब एग्जाम में क्या दे दे, विकर्ण, जब क्या दे दे, विकर्ण दे दे, ठीक है, तो भैया आपको इसमें फॉर्मूला कौन सा लगाना पड़ेगा, तब फॉर्मूला लगाना पड़ेगा 1/2 डी का स्क्वायर। क्या फॉर्मूला रहेगा, सर ये डी क्या है, डी क्या है बच्चों, विकर्ण, डी क्या है, याद रख, ये भी क्षेत्रफल होता है, ये भी क्षेत्रफल होता है। ये यूज कब करना, जब भुजा दी हुई हो। ये यूज कब करना, जब विकर्ण दिया हो। क्या दिया हो, आपके एग्जाम में प्रश्न आया, विकर्ण की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, वर्ग के विकर्ण की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, क्षेत्रफल बताओ, तो क्या ये फॉर्मूला यूज करोगे बच्चों, नहीं, तब ये फॉर्मूला यूज करना, कौन सा, 1/2 डी का स्क्वायर। ठीक है, चलिए जल्दी नोट करिए। अब दूसरे नंबर पर अपने को पढ़ने को है कौन, आयत। अच्छा आयत क्या होता है बताएंगे आप, जिसके आमने सामने की भुजाएं समान हो, जिसके आमने सामने की भुजाएं समान हो, क्या कहलाता है भैया, अपना आयत। याद रखना बच्चों, आयत ये इस प्रकार से बनता है, इसमें लंबाई अलग होती है और चौड़ाई अलग। ठीक है, इसको मान लो लंबाई और ये हो गई अपनी चौड़ाई। एल का मतलब लेंथ मतलब चौड़ाई, और बी से हो गया ब्रेथ मतलब चौड़ाई, ओ लंबाई और चौड़ाई। अब बात करते हैं आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल। ठीक है, तो आयत का क्षेत्रफल होता है बच्चों लंबाई गुणी चौड़ाई। क्या होगा, लंबाई गुणी चौड़ाई, लंबाई गुणी चौड़ाई। ठीक है, L इंटू बी। ठीक है, अच्छा ऐसा इसलिए क्योंकि एक लंबाई और एक चौड़ाई, इसलिए लंबाई गुणी चौड़ाई। परिमाप, अच्छा अब परिमाप की हम बात करते हैं, तो इसके अंदर 2 लंबाई हो गई और 2
चौड़ाई हो गई ना, 2 लंबाई है और 2 चौड़ाई है। तो भैया इसका फॉर्मूला हो जाएगा 2 ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई। समझ में आया? इसका फॉर्मूला हो जाएगा 2 ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई। क्लियर हो रहा है? अच्छा, क्या होता है आयत, फिर से बताओ जरा। अच्छा, इसमें एक और बात याद रखना, इसके विकर्ण भी कैसे होते हैं? सेम, बराबर होते हैं। ठीक है, बिल्कुल। और इसमें भी प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है भैया। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणी चौड़ाई। आयत का परिमाप क्या होता है? 2 ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई। और आयत का विकर्ण क्या होगा बच्चों? वही मान लो, ये अपनी लंबाई और ये अपनी चौड़ाई। एंगल तो 90 का होता ही है। समकोण त्रिभुज बन गया। और समकोण त्रिभुज में क्या बोलता है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो ये भी मान लो ये विकर्ण है, तो ये हमारा कर्ण हो गया। लंब कौन हो गया हमारा? एल मान लो। और ये क्या हो गया? बी स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहां से वर्ग हटा तो क्या लग जाएगी? करनी। तो फॉर्मूला क्या हो गया अपना? करनी में एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। याद रहेगा? चलो बोलो, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? फिर से बोलो, आयत का क्षेत्रफल, आयत का परिमाप, 2 ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई। आयत का विकर्ण, करनी में लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। याद होगा? याद हो जाएगा ना? चलिए भैया, अब 1-2 मिनट इसी के जैसा ही होता है बच्चों, सेम टू सेम आयत के जैसा, जिसकी बात करते हैं समांतर चतुर्भुज की। बात किसकी करते हैं? समांतर चतुर्भुज। अच्छा सर, ये समांतर चतुर्भुज क्या होता है? समांतर चतुर्भुज क्या होता है? सुनना, सभी बोर्ड पे ध्यान देना। आयत जिसके आमने सामने की भुजाएं समान हो, समांतर चतुर्भुज। नाम से ही समझो क्या लिखा गया? समानांतर। नाम से क्लियर हो रहा है? समानांतर, जिनके बीच में अंतर कैसे हो? वो कहलाता है समानांतर चतुर्भुज। और चतुर्भुज मतलब 4 भुजा, ऐसा बनता है बच्चों। ये बन गया। ठीक है, ये होता, ये होता है समांतर। ठीक है, लेकिन इसमें याद रखना बच्चों, इसके विकर्ण बराबर नहीं होते। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर नहीं होते, इस प्रकार से। हाँ, लेकिन एक बात बोल सकते हो, यदि ये 5 है तो ये भी 5 होगा, ये 4 है तो ये भी 4 होगा, क्योंकि बच्चों इनके बीच में अंतर समान होते हैं ना। बिल्कुल। यदि मान लो इधर यदि 3 का है तो इधर भी 3 का ही होगा, और आगे भी बढ़ी तो भी 3 का ही। आई बात समझ में? बिल्कुल। तो ये होता है अपना समानांतर चतुर्भुज। और जिस बंदे को आयत याद हो जाए, वो समांतर चतुर्भुज भी आराम से बना सकता है। बस नाम का अंतर, सभी बोर्ड पे ध्यान देंगे, नाम का अंतर है। आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? तो यहां उसने लंबाई चौड़ाई ना नाम देकर आधार और ऊंचाई नाम दिया। क्या दिया बच्चों? उसने इसका नाम दे दिया आधार। क्या नाम दे दिया? और इसका नाम क्या दे दिया? ऊंचाई। बस नाम का अंतर है बच्चों, वह काम तो दोनों के एक जैसे हैं। मतलब सर, आयत का क्षेत्रफल क्या लिखवाया था? सब बोलेंगे। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आप खुद बताओगे क्या होगा? मैंने तो बोला ही नहीं आप लोगों को। क्या बोला भैया? आधार। मैंने बोला क्या? आपने बता दिया। क्या फॉर्मूला हो गया? आधार गुणित ऊंचाई। बस नाम का तो अंतर था। समझ में आया? तो याद रखना बच्चों, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है, समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है आधार गुणित ऊंचाई। याद रहेगा? बिल्कुल। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? आधार गुणित ऊंचाई। अच्छा, तो सर यदि क्षेत्रफल आधार गुणित ऊंचाई होता है और मान लो समांतर चतुर्भुज का परिमाप आ गया, क्या आ गया? तो बच्चों मुझे लगता है आपको बताने की आवश्यकता नहीं, आप समझ गए। समांतर चतुर्भुज का परिमाप क्या होगा?
समझ में आया? आयत का परिमाप क्या था? 2 ब्रैकेट में लंबाई धन, बस लंबाई और चौड़ाई को क्या नाम दिया गया? तो बोलो, आयत का क्षेत्रफल यदि आधार गुणित ऊंचाई होता है तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुणित ऊंचाई होता है, तो समांतर चतुर्भुज का परिमाप क्या होगा? 2 ब्रैकेट में आधार प्लस ऊंचाई, आधार प्लस ऊंचाई। समझ में आया? और सर यदि समांतर चतुर्भुज का विकर्ण पूछे तो क्या हो जाएगा? कर्णी में आधार का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। याद हो रहा है? यही याद हो रहा है ना? देखो, आयत याद हो जाए तो समांतर चतुर्भुज पूरा है कि नहीं कॉपी? बस किसका अंतर है? नाम का अंतर है। किसका अंतर है? काम एक जैसे हैं, लंबाई गुणित चौड़ाई, आधार गुणित ऊंचाई। परिमाप 2 ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई, तो इधर हो जाएगा 2 ब्रैकेट में आधार प्लस ऊंचाई। समझ में आया? बिल्कुल। तो ये बातें आप बिल्कुल याद रखिएगा भैया, ठीक है? तो समांतर चतुर्भुज की भी कहानी याद रखिएगा और आयत की भी कहानी याद रखिएगा, ठीक है? बिल्कुल। हाँ, अगला है सम चतुर्भुज। क्या है बच्चों? सम चतुर्भुज। सम चतुर्भुज क्या होता है? जिसकी चारों भुजाएं, सर ये तो आपने वर्ग में भी बोला था। आपने यही कही, किसमें बोला था? वर्ग में भी यही बोला था ना बच्चों, जिसकी चारों भुजाएं समान। सम चतुर्भुज भी वही, जिसकी चारों भुजाएं, नाम से ही क्लियर हो रहा बच्चों, पढ़ो। सम चतुर्भुज, सम मतलब समान और चतुर्भुज मतलब चार, जिसकी चारों भुजाएं। तो फिर सर वर्ग और सम चतुर्भुज में अंतर किसका हुआ? विकर्ण का। किसका? विकर्ण का। हाँ बच्चों, अंतर हो गया विकर्ण का, ठीक है? इस प्रकार से बनेगा वो। बाकी याद रखना ये सब समान होंगे, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, ये भी है, लेकिन इसके विकर्ण बराबर नहीं होंगे। याद रखना, सम चतुर्भुज के विकर्ण बराबर नहीं होते, ठीक है? बिल्कुल। तो सर फिर यदि सम चतुर्भुज याद रखना है बच्चों तो वर्ग याद कर लेना। वर्ग मैंने आपको बताया है, बोलो। वर्ग का क्षेत्रफल ए स्क्वायर, वर्ग का परिमाप 4a, वर्ग का विकर्ण ए करनी, और वर्ग का क्षेत्रफल एक और बताया था 1/2 डी का स्क्वायर बताया था ना। बस वहां एक अंतर ये हो जाता है बच्चों, जब विकर्ण दिया हो, जब क्या दिया हो? जब विकर्ण दिया हो, जब विकर्ण दिया हो बच्चों, यहाँ विकर्ण अलग अलग होते हैं। इसमें एक का नाम D1 दे देता हूं और एक का नाम D2। एक विकर्ण हमारा हो गया D1 और एक विकर्ण हो गया हमारा D2। एक विकर्ण हो गया हमारा D1 और एक विकर्ण क्या हो गया बच्चों? D2, ठीक है? तब आपका सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बदल जाता है। तब आप लोग याद रखना बच्चों, सम चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो हो जाता है, जब विकर्ण दिया हो तब हो जाता है 1/2 D1 इंटू D2। याद रहेगा? अच्छा सर, आपने वर्ग में बताया था 1/2 D का स्क्वायर, 1/2 ये किसमें बताया था? वर्ग में। लेकिन मैं आप लोगों को क्या पढ़ा रहा हूं बच्चों? सम चतुर्भुज। और सम चतुर्भुज में कहानी क्या हो जाती है? 1/2 D1 इंटू D2, D1 इंटू D2 वाली कहानी। क्यों? क्योंकि इसमें विकर्ण बराबर नहीं होता। देखो है क्या? नहीं बनेंगे बच्चों, समान नहीं होंगे, है ना? बिल्कुल। तो ये कहानी आप लोग याद रखना। अच्छा सर, जब भुजा दी रहेगी तब सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? तो वही एक स्क्वायर। विकर्ण क्या होगा और परिमाप क्या होगा? 4a। विकर्ण क्या होगा? एक करनी दो, वही का वही होगा, बस एक बदलेगा। और वो कौन सा बदलेगा बच्चों? सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 1/2 D1 इंटू D2, D1 इंटू D2। ये कहानी आपकी बदल जाएगी। बात समझ में आई? बिल्कुल। तो इन सारी चीजों को आप लोग याद रखना। चलिए, इसके बाद हमारे पास चतुर्भुज के अंदर एक लास्ट वाला है, वो है समलंब चतुर्भुज। कौन सा बच्चों? समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज। सर समलंब चतुर्भुज क्या होता है? तो मैं आपको इसके बारे में भी बता देता हूं कि सर ये समलंब चतुर्भुज होता क्या है।
आ रहा ना समझ में? बिल्कुल, है ना। तो सर समलम चतुर्भुज क्या होता है? सभी बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा, क्या कहानी होने वाली है इसकी कहानी होने वाली है भैया, इसकी कहानी होने वाली है समलम चतुर्भुज जिसकी लंबाई समान बनती हो। फॉर एग्जाम्पल ये इस प्रकार से बनता है, ये हो गया, ये दो भुजाएं समांतर होती है और उनके बीच में लेंथ हमेशा उसकी लंबाई, ये लंब डाला बच्चों, ये ठीक है, बिल्कुल इस प्रकार से बनता है। सर ये थोड़ा समझाइए कैसे? देखो मैं आप लोगों को बता देता हूं, सरल भाषा में समझाता हूं, सरल भाषा में। जैसे आपने देखा होगा बच्चों, ये जो दो भुजाएं होती है ना, ये भुजाएं हमेशा कैसी होती है? समांतर। समांतर का मतलब ये होता है कि यदि मैं इनको आगे भी बढ़ाऊं, यदि मैं इसको आगे बढ़ाऊं, इसको भी आगे बढ़ाऊं, इसको भी आगे बढ़ाऊं, इसको भी आगे बढ़ाऊं, तो इनके बीच में डिस्टेंस हमेशा कैसे रहेगा? समान। जैसे मान लो ये 4, मान लो ये, मान लो 6 है, मान लो ये 5 है, तो ये भी 5 होगा, क्योंकि ये भी 5 होगा तो ये भी 5 होगा। क्यों सर? क्योंकि इनके बीच में हमेशा डिस्टेंस कैसा होता है? बराबर। आगे भी बढ़ेगा तो भी, क्योंकि ये क्या है बच्चों? समांतर। ये जो चिन्ह है ना, ये जो चिन्ह है ना, ये किसका चिन्ह है? समांतर का। समांतर का मतलब होता है जिनके बीच में अंतर कैसा हो? समान। बिल्कुल। अब जैसे रेल की पटरियां, रेल की पटरियों में डिस्टेंस हमेशा कैसा होता है? समान होता है, एक जैसा होता है कि नहीं होता है? क्या आगे पीछे होती है? होती तो रोड दुर्घटनाएं होती कि नहीं होती? तो उसी प्रकार याद रखना बच्चों, इनके बीच में डिस्टेंस हमेशा। या सरल भाषा में आप लोग ये भी बोल सकते हैं कि जिसकी दो भुजाएं बराबर हो लेकिन दो भुजाएं बराबर नहीं हो, इसको बोलते हैं। ठीक है, बिल्कुल समझ में आया? समझ, डाउट इसमें किसी को है ना? आप ये भी बोल सकते हो कि जिसकी दो भुजाएं बराबर और दो भुजाएं बराबर और दो भुजाएं बराबर नहीं हो। या ये भी बोल सकते हो कि सर जिसमें दो भुजाएं समांतर होती है और उनके बीच में दूरी होती है। ठीक है, बिल्कुल। और यही समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है। याद रखिएगा, सभी याद रखिएगा, समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल। बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। एग्जाम में इस बेस पर बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं और इसका फॉर्मूला होता है, याद रखना बच्चों, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में इन दोनों के आप पुराने पेपर उठाकर देखो, एसएससी के पेपर उठाकर देखो, व्यापम या ईएसबी के पेपर उठाकर देखो। ठीक है, आप लोग खुद देखोगे, ये एग्जाम में इसके कई प्रश्न पूछे जाते हैं। और सिंपल सी बात है, प्रश्न कब बनेंगे बच्चों? बिगर फॉर्मूला के प्रश्न नहीं बना सकते। याद रखना, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 d1 इंटू d2। और बच्चों समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा, ये फॉर्मूला होता है 1/2 गुणित समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजाओं का योग गुणित उनके बीच की दूरी। अब बताओ समांतर भुजाएं कौन कौन सी हो गई? 4 और 6, 4 और 6, ये हो गई समांतर भुजाएं। इसको बोलेंगे बच्चों समांतर भुजाएं। ठीक है, और उनके बीच में दूरी कितनी है? 5, तो 5 रखनी पड़ेगी। समझ में आया? याद रखना क्या होता है समलम चतुर्भुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला, जल्दी बोलो। समझ में आया? इस समलम चतुर्भुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 गुणित समांतर भुजाओं का योग गुणित उनके बीच की दूरी। ठीक है बच्चों, बिल्कुल। और समचतुर्भुज का भी कहानी समझ में आई गई थी, बिल्कुल। अच्छा, इसमें एक बात और याद रखिएगा, इसका परिमाप। क्या? परिमाप। अब बच्चों परिमाप में क्या होता है? मैंने परिमाप मतलब चारों भुजाओं का योग, चतुर्भुज में चारों भुजाओं का योग। परिमाप मतलब क्या? चारों भुजाओं का योग। त्रिभुज में क्या? तीनों भुजाओं का योग। अब इसमें एक बात याद रखना, इसमें यदि मान लो ये ए है, ये दोनों बी हो जाएंगे और ये सी, तो इसका परिमाप का फॉर्मूला हो जाएगा a + 2b + c। या आप लोग ये भी बोल सकते हो चारों भुजाओं का योग। समझ में आया? बिल्कुल। तो ये बातें भी आप लोग याद रखना। ठीक है, डाउट किसी को इसमें याद रहेगा? बोलो, समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? और परिमाप क्या होगा बच्चों इसमें?
ए प्लस 2b प्लस सी, ए प्लस 2b प्लस सी। ठीक है, डाउट किसी को इसमें? ओके, ठीक है, पांचों क्लियर हो गए सबको? ओके, तो एक बार फिर से रिपीट करते हैं पांचों को। चतुर्भुज कितने टाइप के होते हैं? चतुर्भुज होते हैं 5 टाइप के। पहले क्या बताया? वर्ग क्या होता है? जिसकी चारों भुजाएं विकर्ण भी बराबर हो, प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। बोलो, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का परिमाप 4 है, वर्ग का क्षेत्रफल ए स्क्वायर, वर्ग का परिमाप 4 है, वर्ग का विकर्ण 1 करनी 3, 1 करनी 2, सॉरी 1 करनी 2। अच्छा, सेकंड नंबर पे क्या लिखवाया? आयत। आयत क्या होता है भैया? इसके आमने सामने की भुजाएं। बोलो, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणी चौड़ाई, आयत का परिमाप 2 ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई, आयत का विकर्ण 2 करनी में लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। क्लियर हुआ? अच्छा, तीसरे नंबर पे क्या लिखवाया? समांतर चतुर्भुज, जिसकी आमने सामने की भुजाएं समान हो लेकिन विकर्ण बराबर नहीं हो। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुणित ऊंचाई। चौथे नंबर पे क्या लिखवाया? समचतुर्भुज। क्या लिखवाया था? जिसकी चारों भुजाएं समान हो लेकिन विकर्ण बराबर नहीं हो। अच्छा, जब विकर्ण दिया हो तब समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा? 1/2 d1 इंटू d2, d1 इंटू d2। अच्छा, समलंब चतुर्भुज के लिए कहानी क्या बताई थी भैया? जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो लेकिन 2 भुजाएं बराबर नहीं हो। और समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला याद रखना क्या होता है? 1/2 गुणित समांतर भुजाओं का योग गुणित उनके बीच की दूरी। तो ये होते हैं पांचों के पांचों चतुर्भुज। समझ में आया? एक बार और अच्छे से रिपीट करिएगा बच्चों, आराम से याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं। अगला है अपना त्रिभुज। क्या है? त्रिभुज। तो त्रिभुज की कहानी क्या होती है ये अपन समझते हैं। ठीक है, अगला है अपने पास त्रिभुज। त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती है? 3। कितनी भुजाएं होती है? और तीनों कोणों का योग कितना होता है त्रिभुज के? 180 अंश। याद रखना, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग। अच्छा, आप लोगों को कोण के बारे में पता ही होगा। अच्छा बताइए, न्यून कोण क्या होता है? जी हाँ, थोड़ा याद रखिएगा इन बातों को, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें कोण में बता रहा हूं। वैसे मैं आप लोगों को ये क्षेत्रमिति में बताने ज्यामिति में बताने वाला हूं, लेकिन थोड़ा देख लेना। न्यून कोण किसको बोलते हैं? जो 90 से क्या होता है बच्चों? कम। जो 90 अंश से क्या हो? कम, वो क्या कहलाता है? न्यून कोण। एक और सुना होगा आपने, कौन सा कोण? अधिक कोण। अधिक कोण क्या कहलाता है? 90 से अधिक लेकिन किससे कम? 180 से कम। अच्छा, एक और आपने सुना होगा समकोण। नाम सुना है? समकोण मतलब जो फिक्स 90 अंश का होता है। अच्छा, ये 3 तो मेरे हिसाब से आप लोग सब जानते हैं, सबको पता होगा। लेकिन इसके अलावा हमारे एग्जाम में 2 सबसे इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। सर कौन से? एक होता है बच्चों पूरक कोण, याद रखना। एक कौन सा कोण? और एक पूछा जाता है समपूरक कोण। समझ में आया? एक होता है पूरक कोण और एक होता है समपूरक कोण। पूरक कोण किसको बोलते हैं? जिनके 2 कोणों का योग 90 हो। कितना हो? कितना हो? 90। 2 कोणों का योग 90 हो। 2 कोणों का योग कितना हो? 90 हो। जैसे एग्जांपल मैं आप लोगों को बता देता हूं, आपसे पूछा जाता है 50 अंश का पूरक कोण 40। 40 कहां से आया? सर यदि एक 50 का होगा तो दूसरा होगा, हम 90 में से माइनस कर देना। जब भी पूरक कोण पूछे ना, 40 अंश का पूरक कोण 90 में से 40 माइनस। समझ में आया? मैं आपसे पूछूं, बताओ 72 अंश का पूरक कोण क्या आएगा? 72 अंश का पूरक कोण क्या आएगा? समझ गए? क्या आएगा? कैसे निकालना? 90 में से 72 माइनस कर देना, क्या बचेगा? 18। आपका आंसर 18। समझ में आया? बिल्कुल। तो इन बातों को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और संपूरक कोण में क्या होगा? जी हाँ, जिसके 2 कोणों का योग, जिसके 2 कोणों का योग कितना हो भैया?
180 अंश हो, जिसके दो कोणों का योग 180 अंश हो, ये याद रखना। ये कहलाता है पूरक कोण और समपूरक कोण। ठीक है, बिल्कुल। तो ये दो एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं और बाकी आप लोगों को ये याद रखना पड़ेगा। और सरल कोण 180 अंश देखा होगा आप लोगों ने। एक सरल कोण बनता है बच्चों, इस पे आप लोग सब जानते हैं। यदि सरल बनाता हूं तो इस पे हमेशा कितना बनता है बच्चों? 90, 180 अंश का। सरल कोण हमेशा कितने अंश का होता है? 180। ऋजु कोण भी बोलता है। ठीक है, बिल्कुल। तो इन बातों को आप लोग थोड़ा याद रखिएगा। ओके, चलिए। लेकिन अपन बात किसकी करने वाले हैं आज? त्रिभुज की। तो त्रिभुज क्या होता है बच्चों, जरा बताएंगे आप? जिस समोसा। त्रिभुज का एग्जाम्पल क्या हो गया? समोसा। ठीक है, बिल्कुल, ये होता है बच्चों। अब इसमें याद रखना त्रिभुज का क्षेत्रफल। किसका? त्रिभुज का क्षेत्रफल। पता है बच्चों क्या होता है? 1/2 गुणित आधार गुणित ऊंचाई। याद रहेगा? बिल्कुल। 1/2 मतलब हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये होता है बच्चों। 1/2 गुणित आधार गुणित ऊंचाई। ठीक है, बिल्कुल। एक और होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। सर ये लिखवाया तो आपने त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब ये फॉर्मूला कब यूज करना बच्चों? 1/2 गुणित आधार गुणित ऊंचाई। जब आपके पास क्या क्या दिया हो? आधार और ऊंचाई, तब आप लोग यूज करना। लेकिन जब किसी प्रश्न में 3 भुजाओं की बात होती हो, किसकी? बच्चों मैंने बोला ये एक भुजा ए है, एक भुजा बी है, एक भुजा सी है, तो फिर भुजाओं के लिए कि हम ये फॉर्मूला कैसे यूज कर सकते हैं? बात समझ रहे हो? बोर्ड पे ध्यान, सभी बोर्ड पे ध्यान देना। इधर पीछे सभी ध्यान दो। त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए ए बी सी के लिए हम ये फॉर्मूला कैसे यूज कर सकते हैं? तो भैया त्रिभुज का एक और फॉर्मूला होता है और जिसको आप लोग बोलते हो हेरो का सूत्र। किसका सूत्र? हेरो का सूत्र। सुना है? पढ़ा भी होगा, 9th 10th में पढ़ा है ना? क्या होता है बताओ जरा। करनी में s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। याद रहेगा? बिल्कुल। अच्छा, s क्या है? सेमी पैरामीटर, जिसको आप लोग बोलते हैं अर्ध परिमाप। क्या बोलते हैं? अच्छा बच्चों, परिमाप का मतलब होता है तीनों भुजाओं का योग। देखो परिमाप क्या? चतुर्भुज में चारों भुजाओं का योग। समझ रहे हो? त्रिभुज में तीनों भुजाओं का योग। यदि मैं ए बी सी तीनों को जोड़ दूं, मान लो मैंने बोला ये 10 है, ये 20 है और ये 30 है, तो बच्चों परिमाप कितना होगा? 60। कितना होगा सर? 60 कैसे? 10 और 20, 30 और 30, 60 हो जाएगा। लेकिन एस का मतलब होता है अर्ध परिमाप, मतलब आधा। तो 60 का आधा क्या हो गया? तो एस की जगह 30 हो जाएगा। क्योंकि आपको यदि यहाँ पर एस दिया है क्या? देखो ए बी सी दिया है ना, एस कहा दिया है क्या? तो आपको पहले एस निकालना पड़ेगा। यदि आपको ये फॉर्मूला यूज करना है ना, तो पहले एस निकालना पड़ेगा। और एस का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। याद रहेगा? बिल्कुल। चलो, क्या होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल? एक पहले वाला क्या लिखा है? जब आधार और ऊंचाई दी हो तो 1/2 गुणित आधार गुणित ऊंचाई। और दूसरा क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? करनी में एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। लेकिन आपको एस दिया रहेगा क्या? नहीं। क्या फॉर्मूला लगाना? जरा फिर से रिपीट करो। ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। ठीक है, बिल्कुल। अच्छा एक और बात, इसको हम विषम बाहु त्रिभुज का भी क्षेत्रफल बोलते हैं बच्चों। किसका? अच्छा आपको पता है त्रिभुज कितने टाइप के होते हैं? 3। कितने टाइप के? कौन कौन से?
समबाहु, स्वद्विबाहु, विषमबाहु। नाम सुने? समबाहु मतलब जिसकी तीनों भुजाएं, बच्चों याद रखना, समबाहु का मतलब होता है जिसकी तीनों भुजाएं समान हो, उसको बोलते हैं समबाहु। दूसरा कौन सा होता है बच्चों? स्वद्वि। दी का मतलब दो, स्वद्वि का मतलब जिसकी भुजाएं, जिसकी दो भुजाएं कैसी हो? समान हो। और विषम, विषम का मतलब होता है तीनों अलग अलग। बच्चों यहाँ तीनों अलग अलग है ना, इसलिए इसको विषमबाहु त्रिभुज का भी क्षेत्रफल बोलते हैं, याद रखना इसको। विषम बाहु का भी क्षेत्रफल का फॉर्मूला भी होता है, याद रहेगा। कर्णी में एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। और इसके अलावा एक और याद रखना, सबसे इंपॉर्टेंट समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। सर नाम तो ऐसे लग रहे हैं जैसा राक्षसों के नाम है, ऐसे लगता है ना। अरे समबाहु, विषमबाहु, कोई सा राक्षस था ना जिसका नाम बाहु था? अरे बाहुबली राक्षस थोड़ी था। अरे मेरे भाई, अच्छा नाम था यार उसका, शस्त्र बाहु। अरे राक्षसी था ना पक्का? चलो, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल याद रखना बच्चों, कर्णी 3/4 गुणित ए का स्क्वायर। और बच्चों यहाँ ए है ना, भुजा है। ए क्या है? भुजा। अच्छा भुजाएं, क्योंकि यहां पर है ना समबाहु में तीनों भुजाएं कैसी होगी, तो इसलिए याद रखना, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? कर्णी में 3/4 गुणित ए का स्क्वायर। एक बार मेरे साथ रिपीट करो, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा? कर्णी में 3/4 गुणित ए का स्क्वायर। ठीक है, चलो नोट कर लो जल्दी। चतुर्भुज समझ में आया? त्रिभुज समझ में आया? चतुर्भुज पांचों टाइप समझ में आ गए? त्रिभुज समझ में आ गया? चलिए अब है वृत्त। वृत्त मतलब सर्कल, वृत्त। अच्छा इसमें आप लोगों को कुछ बेसिक चीजें बता देता हूं, सभी पहले बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। सर्कल, वृत्त, आपको पता है जो वृत्त बना हुआ हमारे केंद्र से बना, सेंटर से ही बनता है। आपको पता है जो केंद्र से होकर जाता है उसको क्या बोलते हैं? व्यास। क्या बोलते हैं? व्यास। व्यास है बच्चों। और व्यास की आदि त्रिज्या, इसको बोलते हैं त्रिज्या। और ये पूरा होता है व्यास, ठीक है, बिल्कुल, इसको बोलते हैं व्यास। और ये होती है हमारी त्रिज्या। अच्छा सर, हमने एक और बात सुनी है कि व्यास भी एक जीवा है, सबसे बड़ी जीवा है। ये सब जीवा है बच्चों, ये जीवा सब जीवाएं हैं। लेकिन इसको क्यों नहीं व्यास बोला गया? जो केंद्र से होकर जाए उसको क्या बोलते हैं? व्यास। व्यास बोलते हैं बच्चों, जो केंद्र से होकर जाए उसको बोलते हैं व्यास। बिल्कुल, जब भी कोई भी, जैसे मान लो ये आ गया, ये भी क्या कहलाएगा? व्यास। लेकिन क्या ये व्यास कहलाए कि ये नहीं कहलाए, क्योंकि ये केंद्र से होकर नहीं। अच्छा ये भी एक व्यास है और ये भी एक जीवा, सॉरी ये भी एक जीवा है, व्यास भी जीवा भी। और आप लोग एक बात जानते हो कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है? व्यास। क्या होती है? व्यास होती है, याद रखो। व्यास की आदि त्रिज्या हो जाती है, व्यास का आधा कर दो तो त्रिज्या हो जाती है।
यदि आपको कभी किसी प्रश्न के अंदर बच्चों व्यास दिया है और क्या निकालना है, त्रिज्या, तो कुछ नहीं करना, व्यास का आधा कर देना। किसका आधा? व्यास का आधा। व्यास का आधा कर देना, त्रिज्या आपकी आ जाएगी। आई बात समझ में? बिल्कुल। अच्छा, दूसरी बात, आप लोग ने एक बात जरूर पढ़ी होगी बच्चों, इसमें क्षेत्रफल किसको बोलते हैं? क्षेत्रफल मतलब अंदर वाले क्षेत्र, और इसको बोलते हैं बच्चों परिधि। क्या बोलते हैं? अपन ग्राउंड जाते हैं ना, तो ग्राउंड पे पूरा एक राउंड लगाते हैं ना, तो बच्चों वही कहलाती है परिधि। क्या करना, यदि आप कभी ग्राउंड गए और ग्राउंड का पूरा एक राउंड आपने लगा दिया, तो आप बोल सकते हो मैंने पूरी एक परिधि लगा दी। ठीक है, बिल्कुल। परिधि, परिमाप, परिमिति तीनों एक ही। ठीक है, परिमिति भी बोलते बच्चों इसको। कभी कभी हमारे पास ऐसा लिखा था एक व्रत की परिमिति। अब बच्चे बोलते हैं सर व्रत की परिमिति और क्या होती है? तो बच्चों परिधि को ही परिमिति बोलते हैं। याद रखना, परिमिति, परिमाप, परिधि सभी एक ही होता है। अच्छा, दूसरी बात, इनके फॉर्मूले जो आप लोगों को याद रखना है। सबसे पहले व्रत का क्षेत्रफल, व्रत का क्षेत्रफल। ठीक है बच्चों, जो आप सबको याद है। बोलो क्या होता है बच्चों? पाई आर स्क्वायर, पाई आर। अच्छा, आपको पता है पाई का मान क्या होता है? जी हाँ, याद रखना, इसमें पाई का मान होता है 22/7 या बच्चों 3.14। ये होता है पाई का मान होता है बच्चों। वैसे 90% 22/7 ही यूज करते हैं, तो कहीं जगह 3.14 भी यूज किया जा सकता है। ठीक है, बिल्कुल। और बच्चों इसमें एक और बात याद रखना, व्रत की परिधि। ठीक है बच्चों, क्या होती है? 2 पाई आर। 2 पाई आर, ये दो सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रहेंगे। व्रत का क्षेत्रफल बोलो क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। व्रत की परिधि 2 पाई आर। और बच्चों कभी कहीं पर जैसे मान लो मैं प्रश्न हल कर रहा हूं और वहां आ गया एक चक्कर, क्या लिखाया? एक चक्कर, तो बच्चों मैं एक चक्कर की जगह परिधि लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं? परिधि। और परिधि का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 2 पाई। ये भी याद रखना, एक चक्कर लगाना मतलब परिधि, एक चक्कर लगाना मतलब क्या होता है? परिधि, परिधि लगाना। यदि अपन कभी ग्राउंड जाते हैं, है ना, ग्राउंड का पूरा एक राउंड लगा दिया, मतलब अपन ने पूरी एक परिधि लगा दी। ठीक है, बिल्कुल। तो ये बात है भी याद रखना। अच्छा, इसमें एक और चीज याद रखना बच्चों, इसका अर्धव्रत भी होता है, आधा व्रत। अर्धव्रत मतलब आधा व्रत। ठीक है, तो आधे व्रत में ये आधा हो जाएगा, ये ऊपर वाला हट जाएगा, नीचे वाला रहेगा, रहेगा ना। जैसे अर्धव्रत की बात करें तो अर्धव्रत में जैसे ये आधा होता है, इस प्रकार से रहेगा। ठीक है, इसको बोलते हैं अर्धव्रत, अर्धव्रत। ठीक है, आधा व्रत। अब इसके अंदर बच्चों याद रखना, अर्धव्रत का क्षेत्रफल जो होता है, अर्धव्रत का क्षेत्रफल वो होता है, याद रखना, जैसे पूरे व्रत का फॉर्मूला क्या लिखवाया? सब बोलेंगे, तो ये तो आधा है ना, तो इसका क्या हो जाएगा? आधा, आधा हो जाएगा ना, तो इसका हो जाएगा बच्चों आधा, मतलब क्या फॉर्मूला बन जाएगा? हाँ, पाई आर स्क्वायर तो होगा, लेकिन क्या हो जाएगा? आधा, ये फॉर्मूला। हाँ, कोई बच्चे ऐसा भी लिखते हैं सर आगे 1/2 लिखते, तो एक ही बात है बच्चों, वही मतलब हुआ ना। बिल्कुल, कुछ बच्चे ऐसा लिखते हैं, लेकिन आप लोग यही समझो। ठीक है, और इसका सर फिर ये परिधि भी होती होगी। हाँ बच्चों, अर्धव्रत की परिधि भी होती है, और अर्धव्रत की परिधि, अब परिधि के अंदर अपन ने क्या लिखवाया था? 2 पाई आर, लेकिन 2 पाई आर मतलब पूरा था, लेकिन ये पूरा है क्या बच्चों? आधा है, तो आधे के लिए क्या बनेगा? पाई आर। क्या बनेगा? लेकिन इसके साथ साथ इसको भी तो काउंट करना पड़ेगा ना, और इसको बोलते हैं व्यास। क्या बोलते हैं? और व्यास बराबर डबल त्रिज्या होती है बच्चों। अरे होता है कि नहीं? तो आप लिख सकते हैं 2r, ये फॉर्मूला होता है। अर्धव्रत की परिधि, अर्धव्रत की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर प्लस 2r। क्या फॉर्मूला होगा? पाई आर प्लस 2r, ये याद है। ठीक है, ये होता है बच्चों अपना व्रत। ठीक है, आया समझ में? है ना। आपको यदि किसी प्रश्न के अंदर त्रिज्या नहीं दे, व्यास दे दे, तो व्यास बटे 2 आधे त्रिज्या हो जाएगी।
बिल्कुल। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर, एक चक्कर मतलब परिधि, एक चक्कर लगाना मतलब परिधि के बराबर होता है, ठीक है। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है, बिल्कुल। और परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर प्लस 2 आर, पाई आर प्लस 2 आर हो जाएगा, ठीक है। डाउट किसी को? चलो जल्दी से नोट कर लो। हाँ, तो चतुर्भुज, त्रिभुज और वृत्त तीनों समझ में आए। आ जाते हैं हम फिर इसके आगे 3 डायमेंशन पे। किस पे? 3 डायमेंशन। 2 डायमेंशन समझ में आया? बिल्कुल। तो ये सारी चीजें याद रखना, ये जितनी भी चीजें लिखवाई ना सब 2 डायमेंशन में आएगी। और अगली है 3 डायमेंशन। अच्छा, 3 डायमेंशन में क्या क्या आएगा? घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला, ठीक है। इन पांचों को अच्छे से पढ़ना है। अच्छा, आप लोगों को यदि वर्ग याद है तो घन अपने आप बना लोगे, आयत याद है तो घनाभ अपने आप बना लोगे, समझ रहे हो। वृत्त याद है तो बेलन अच्छे से बना लोगे, त्रिभुज याद है, वृत्त याद है तो शंकु अच्छे से बना लोगे, और गोला निकालना है तो वृत्त आपको, ठीक है। अब देखते जाना बच्चों कैसी कहानी बनाता है, ठीक है। चलिए चलिए, हाँ, अब अपन बात करने वाले हैं भैया 3D की। 3D मतलब जिसमें 3 बीम आएंगे। क्या क्या आएगा उसमें? घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला, ठीक है। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे किसकी? घन की। घन, घन। अच्छा बताओ, घन किससे मिलकर बना है? 2 वर्गों से। कितनी फलक होती है? 6 फलक होती है। और कितनी होती है? 12, जैसे कि आप लोग सब जानते हैं। तो भैया ये हो गया अपना घन। घन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है बच्चों क्या? पासा। क्या है? पासा। चलो, इसमें याद रखना कितनी फलक होगी? 6। और कितनी होगी? 12। 6 फलक होगी और 12 और होगी। और किससे मिलकर बना है बच्चों? वर्ग से। वर्ग से मिलकर बना, याद रखना ये किससे मिलकर बना है? वर्ग से। जहां घन की बात आए ना वह वर्ग याद कर लेना। किसको याद कर लेना? वर्ग को। जहां घनाभ की बात होना और किसको याद करना? आयत को। लॉजिक लगा लेना। अब बात करते हैं घन का आयतन। अच्छा, अब मैं आप लोगों को बता दूं बच्चों, ये आयतन होता क्या है। आयतन का मतलब होता है, जैसे क्षेत्रफल बताया था ना, वैसे ही क्या होता है? आयतन। जो क्या घेरता है बच्चों? स्थान। जो स्थान घेरता है वो क्या कहलाता है? आयतन, ठीक है, बिल्कुल। तो जैसे घन की बात करें वर्ग की, तो मैंने वर्ग का क्षेत्रफल क्या बताया था? ए स्क्वायर। लेकिन यहां घन की बात हो रही तो घन में क्या चीज आ गई? ऊंचाई बढ़ गई, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। तो इसमें क्या हो जाएगा बच्चों? एक ही घात के। क्या होगा घन का आयतन? सब बोलेंगे एक ही घात, एक ही घात 3, एक ही घात 3। ऐसा ही होता है घन का विकर्ण। घन का विकर्ण, घन के विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है? जल्दी बोलो। वर्ग का क्या बताया था? 1 करनी 2। बस यहाँ क्या आ जाएगा? 3। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा बच्चों? 1 करनी 3। ये हो जाएगा आपका 1 करनी 3। आ रहा समझ में? चलो, और उसके बाद एक और हो जाएगा, कौन सा? घन का संपूर्ण पृष्ठ। अच्छा, अब ये 2 बात तो समझ में आ गई थी कि सर आयतन और विकर्ण क्या होता है। उसी प्रकार अपन बात क्या करने वाले बच्चों? संपूर्ण पृष्ठ की। तो संपूर्ण पृष्ठ मतलब जिसमें अंदर वाला क्षेत्र भी हो गया और बाहर वाला क्षेत्र भी हो गया, दोनों क्षेत्र की बात है। अंदर वाला क्षेत्र भी और बाहर वाला क्षेत्र भी होता है बच्चों। तो घन में कितनी फलक होती है? 6। सब बोलेंगे। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा बच्चों 6a स्क्वायर। ए स्क्वायर इसलिए इसमें लंबाई चौड़ाई, चौड़ाई लंबाई, लंबाई ऊंचाई सब एक जैसी होती है, इसलिए 6a स्क्वायर याद रहेगा। चलो एक बार वैसा रिपीट करो। घन का आयतन का फॉर्मूला 1 की घात 3, घन का विकर्ण 1 करनी 3, घन का संपूर्ण पृष्ठ 6a स्क्वायर, ये याद रखिए, ठीक है। चलिए
इसके बाद दूसरे नंबर पर आता है क्या बच्चों, अपना घनाभ। घनाभ, सर घनाभ क्या होता है? जी हाँ, घन दो वर्गों से मिलकर बना और घनाभ दो आयतों से मिलकर। ये हो गई, ठीक है। कितनी फलक, कितनी कोर, 12। किससे मिलकर बना है? बोलो। अब बात करते हैं घनाभ का विकर्ण, घनाभ का आयतन। घनाभ का, बिल्कुल, आयतन मतलब क्षेत्र। तो बच्चों घनाभ के अंदर क्या क्या चीज होती है? लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। अच्छा, आयत में क्या बताया था? लंबाई गुणित क्या बढ़ जाएगा? बोलो क्या फॉर्मूला बनेगा? फिर से बोलो क्या फॉर्मूला बनेगा? एक बार फिर से बोलो क्या फॉर्मूला बनेगा? चलो याद रहेगा। अच्छा, उसके बाद आता है घनाभ का विकर्ण। घनाभ का विकर्ण। अब बच्चों मैंने आपको आयत का विकर्ण क्या लिखवाया था? कर्णी में लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। तो यहाँ क्या बढ़ जाएगा? ऊंचाई का स्क्वायर। क्या फॉर्मूला बनेगा? लंबाई का स्क्वायर, चौड़ाई का स्क्वायर, ऊंचाई का स्क्वायर। क्लियर हुआ? चलो एक बार फिर से रिपीट करो, क्या होता है घनाभ का विकर्ण? कर्णी में लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। चलो उसके बाद आता है अपना क्या? घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ। घनाभ का क्या फॉर्मूला होगा घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का? और क्या क्या बोल दिया, क्या बता? इसका फॉर्मूला होता है दो ब्रैकेट में लंबाई गुणित चौड़ाई, चौड़ाई गुणित ऊंचाई, ऊंचाई गुणित लंबाई। ये अपना फॉर्मूला, ठीक है, बिल्कुल। तो याद रखिएगा भैया, ये होता है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला। चलो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला याद रखिएगा, दो ब्रैकेट में लंबाई गुणित चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणित ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणित लंबाई, ठीक है। तो ये तीन आपको अच्छे से क्लियर होने चाहिए। समझ में आया? बिल्कुल। देखो घनाभ का आयतन का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला होता है दो ब्रैकेट में लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई गुणित दो गुण लंबाई गुणित चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणित ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणित लंबाई। और घनाभ का विकर्ण क्या होता है बच्चों? कर्णी में लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई। ठीक है, क्लियर हुआ सभी को? डाउट किसी को इसमें? चलिए ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं अगला। हाँ भैया, आप जैसे कि मैंने आपको 2 डायमेंशन में कहानी में बताया था कि यदि वृत्त चतुर्भुज के सारे फॉर्मूले, त्रिभुज के सारे फॉर्मूले याद हो जाए तो 3 डायमेंशन में 3 बीमी में कहानी आराम से बन जाती है। ऐसे घन और घनाभ अभी हमने देखा, तो घन और घनाभ के अंदर हमने क्या क्या कहानी पढ़ी थी भैया? वर्ग और आयत की। अब उसके बाद आता है हमारे पास तीसरे नंबर पर कौन बच्चों? बेलन। क्या आता है? बेलन। बेलन मतलब सिलेंडर, ठीक है। अरे खाया है सिलेंडर? शादी के बाद भी खाओगे है ना? चलिए, होगी किसी की शादी? तभी तो बोल रहा हूं मैं। चलिए, ये होती है ऊंचाई और ये होती है त्रिज्या, ठीक है, बिल्कुल। ये होती है ऊंचाई और ये होती है बच्चों त्रिज्या। अच्छा, इसको भी ऊंचाई बोलते हैं और इसको भी त्रिज्या। ये भी ऊंचाई, ये भी त्रिज्या, ठीक। ये होता है बच्चों हमारा बेलन। ध्यान दीजिएगा सर। अब आपको पता है बच्चों बेलन किससे मिलकर बना है? दो वृत्तों से। जहां बेलन की बात आए ना, वो व्रत याद कर लेना। क्या याद कर लेना? व्रत। देखो कैसे, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, वृत्त का क्षेत्रफल क्या लिखवाया था? याद करवाया था। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों? पाई आर। पाई आर, बस बढ़ क्या रहा है इसमें? तो फॉर्मूला क्या बन गया? क्या बात कर रहे हो सर, ये तो ऐसा ही बन गया।
क्या फॉर्मूला बन गया बच्चों? पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर। बस एच बढ़ाया, बाकी पाई आर तो हमने व्रत में पढ़ा। अच्छा, इसमें एक और चीज याद रखना बच्चों, इसमें है ना, इसका विकर्ण नहीं होता है, इसका विकर्ण नहीं बनता है, और जिसका विकर्ण नहीं बनता है उसका क्या बनता है? वक्रपृष्ठ। क्या बनता है? वक्रपृष्ठ, मतलब बाहर वाला क्षेत्र। तो बच्चों मैंने आपको बेलन मतलब व्रत, बेलन मतलब व्रत, बेलन का वक्रपृष्ठ निकालना है तो व्रत की परिधि याद रखना। व्रत की परिधि क्या होती है? बोलो सभी। 2 पाई आर, बस बढ़ के आ रहा है, बोलो। तो क्या फॉर्मूला बन गया? क्या बात कर, अब बोलो हेट अप। अरे बढ़ क्या रहा है? एच, ऊंचाई। घनाभ इससे पहले लिखवाया था, घनाभ में क्या बढ़ा था? ऊंचाई। लंबाई गुणी चौड़ाई गुणी ऊंचाई। यहाँ क्या बढ़ रहा है? ऊंचाई। ऊंचाई की तो बढ़, 3D में ऊंचाई तो बड़ी बच्चों। बस तो याद रखना, बेलन के फॉर्मूला, जो बेलन के आयतन का फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच, और क्या होता है बच्चों? बेलन का वक्रपृष्ठ 2 पाई आर एच। दो चीजें। अच्छा, अब बचा है बच्चों लास्ट में कौन सा? बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्या फॉर्मूला होगा सर? तो बच्चों मैंने आपको बोला था, हाँ बोलो बोलो बोलो, क्या बोल रहे थे? 2 पाई आर एच, 2 पाई आर स्क्वायर होता है। सुन लो एक बार फिर से देखो। हाँ, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ जो होता है ना बच्चों, देखो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था, किस आयतन मतलब जो स्थान घेरता है, वक्रपृष्ठ मतलब ये बाहर वाला क्षेत्र, और संपूर्ण पृष्ठ मतलब अंदर और बाहर दोनों। तो बच्चों संपूर्ण में अंदर और बाहर दोनों हो गए, तो वक्रपृष्ठ मतलब बाहर, तो बाहर वाले का फॉर्मूला क्या था? तो 2 पाई आर एच तो होगा, या तो होगा ही। लेकिन अंदर, तो अंदर एक व्रत बन रहा है कि दो? तो एक व्रत का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, तो दो बन रहे तो इसलिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? तो बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। फिर से रिपीट करो, क्या फॉर्मूला बनेगा बच्चों? 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर एच। ठीक है। अच्छा बोले सर हमने जो फॉर्मूले पढ़े हैं ना उसमें है ना ये ऐसा आता था, 2 पाई आर अंदर बसता था एच और यहाँ बसता था आर, हमने तो ऐसा पढ़ा है सर। तो बच्चों ये आया ही इससे है। एक बात बताओ, 2 पाई आर यदि कॉमन ले लूं, 2 पाई आर यदि कॉमन ले लूं तो ये 2 पाई आर बाहर आ जाएगा, आ जाएगा। यहाँ क्या बचेगा? क्या बचेगा? एच, और यहाँ क्या बचेगा? क्योंकि आर स्क्वायर है ना, एक आर बाहर आ गया तो एक आर अंदर बचेगा कि नहीं? तो ये फॉर्मूला बन गया, ये बनता है इससे। लेकिन बच्चों यही याद रखना, ठीक है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर एच। ये होता है बेलन का आयतन का फॉर्मूला। ठीक है, आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, वक्रपृष्ठ होता है 2 पाई आर एच, और संपूर्ण पृष्ठ होता है 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। क्लियर हो रहा है? ओके। अब बात करते हैं बच्चों, चौथे नंबर पर अपना है कौन? शंकु। शंकु मतलब कोण। ठीक है, शंकु की भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे जोकर की टोपी, आइसक्रीम, कोन। अब कोन उसका इंग्लिश वर्ड ही है ना, वैसे हम कोन ही बोलते हैं, कभी ये नहीं बोलते कि शंकु लेके आ, बोलते हैं ना कोन ही बोलते हैं ना। आप कोन वगैरह खरीदने जाते हो, आइसक्रीम वगैरह, तो कोन ही बोलते हैं कि बोलते हैं एक शंकु लेके आ मैं खाऊंगा, कुछ और समझने लग जाएगा। ठीक है ना, तो बच्चों वही होता है शंकु। शंकु किससे मिलकर बना है बच्चों? एक त्रिभुज और एक वृत्त से। ठीक है, ये कहलाएगी ऊंचाई, ये कहलाएगी त्रिज्या, और इसको बोलते हैं बच्चों त्रियक ऊंचाई। क्या बोलेंगे? त्रियक ऊंचाई, इसको बोलते हैं त्रियक ऊंचाई। एल का मतलब हुआ हो गया त्रियक ऊंचाई से। ठीक है, बिल्कुल। आपको यदि कभी किसी प्रश्न के अंदर बच्चों त्रियक ऊंचाई नहीं दे तब इससे त्रियक ऊंचाई भी निकाल सकते हो। सर कैसे? ये मान लो,
ये एक त्रिभुज बन गया बच्चों। कौन सा? समकोण। और जब समकोण बनता है तो हमारे माइंड में पाइथागोरस याद हो ही जाता है। क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय? कर्ण मतलब एल का वर्ग बराबर लंबा मतलब एच का वर्ग, आधार मतलब आर का वर्ग। ये होता है ना। कर्ण का वर्ग मतलब एल का वर्ग, लंबा का वर्ग मतलब एच का वर्ग, और आधार का वर्ग मतलब आर का वर्ग। और यदि हमको सिर्फ मान लो एल ही निकालना है तो यहां से हट जाएगा वर्ग, यहां से क्या हट जाएगा? और वर्ग हटा तो क्या लग जाएगी? तो क्या फॉर्मूला बन गया जरा बोलो? करनी में एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, कभी किसी प्रश्न के अंदर तिर्यक ऊंचाई नहीं दे, तिर्यक ऊंचाई की जगह क्या क्या दे दो? ऊंचाई और त्रिज्या। तो ऊंचाई और त्रिज्या से क्या निकाल सकते हो? तिर्यक ऊंचाई। और तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला क्या होगा? करनी में एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। याद हो जाएगा? चलिए अब मान लो, अब बात करते हैं बच्चों शंकु का आयतन। शंकु का आयतन। अच्छा, शंकु किससे मिलकर बना है? एक त्रिभुज और एक त्रिभुज और एक, दिख रहा है ना त्रिभुज? तो बच्चों अब बताओ, मैंने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या लिखवाया था? 1/2 आधार गुणित ऊंचाई लिखवाया था। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या लिखवाया था? फिर से रिपीट करो। 1/2 गुणित आधार गुणित, बस यहाँ 1/2 नहीं होता है, यहाँ 1/3 होता है। पहली बात। दूसरी बात, आधार में यहाँ क्या बना है? वृत्त। क्या बना है? और वृत्त का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। और साथ में क्या आ गई? ऊंचाई। तो क्या फॉर्मूला हो गया बच्चों? सब रिपीट करेंगे। 1/3। थक गए क्या? अभी तो 1 ही बजी है, 2 बजे तक पढ़ना है अपने को। ठीक है, चलिए 1/3 पाई आर स्क्वायर। अब आता है शंकु का वक्रपृष्ठ। क्या आएगा? वक्रपृष्ठ। क्या फॉर्मूला होगा बच्चों? हाँ, इसका फॉर्मूला होता है, याद रखना, पाई आर एल। अच्छा सर, वहां पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर था, लेकिन यहां सिर्फ पाई आर एल होता है। ठीक है, याद रखना। क्या होता है शंकु का वक्रपृष्ठ का फॉर्मूला? पाई आर एल। क्या होगा? पाई आर एल। और लास्ट में, अच्छा एल नहीं दिया रहा है, एच एल निकाल सकते हो ना? करनी में एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। और लास्ट में है शंकु का विकर्ण। शंकु का विकर्ण क्या बनेगा? सॉरी, इसका विकर्ण नहीं होता, सॉरी, इसका संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ। तो संपूर्ण पृष्ठ मतलब अंदर वाला क्षेत्र भी और बाहर वाला। तो बाहर में कौन है? पाई आर एल, और साथ में क्या आ गया? पाई आर स्क्वायर। तो क्या फॉर्मूला बन गया? याद रखोगे, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। चलो एक बार फिर से रिपीट करो, एक 2 मिनट इधर बोर्ड पे सभी ध्यान दो। बोलो, शंकु के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर। शंकु का वक्रपृष्ठ क्या होता है? पाई आर एल। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है? पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। ठीक है, आया समझ में? चलो अब आता है भैया हमारे लास्ट में 5वें नंबर पे कौन? गोला। क्या आएगा? गोला। ठीक है, 5वें नंबर पर है, क्या आएगा भैया हमारा? गोला। अच्छा, गोला और वृत्त दोनों अलग अलग होते हैं। देखो, गोला मतलब एग्जाम्पल फुटबॉल, बॉल, ये किसका एग्जाम्पल हुआ? गोले का। और वृत्त किसका एग्जाम्पल होगा बच्चा? साइकिल का पहिया, रिंग वगैरह जो हो जाते हैं, है ना? बिल्कुल। अब लेकिन अब बोर्ड पे तो गोला बना नहीं सकता, इस प्रकार से। ठीक है, ये थोड़ा अलग है, ये याद रखना पड़ेगा बच्चों। गोले का आयतन, गोले का आयतन। तो गोले के आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3
पाई आर क्यूब। क्या होगा? 4/3 पाई आर क्यूब। सर क्यूब क्या हो गया? स्क्वायर होता था ना बच्चों। इसमें एक कंडीशन बढ़ जाती है, ये 3D है, वहां स्क्वायर था, यहाँ क्या आएगा? क्यूब। ठीक है, और ये 4/3 रहेगा, याद रहेगा। तो याद रखना गोले के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब। और इसमें एक और बात याद रखना बच्चों, गोले का जो वक्रपृष्ठ होता है और जो संपूर्ण पृष्ठ होता है वो दोनों एक ही होते हैं, दोनों एक ही होते हैं। और इन दोनों का फॉर्मूला एक ही होता है बच्चों, याद रखना 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, बस वक्रपृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ दोनों एक ही होते हैं, तो याद रखना ये फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। चलो याद रहेगा। तो गोले के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब, और गोले का वक्रपृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ दोनों एक ही होते हैं, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अच्छा इसमें एक और बात याद रखना बच्चों, अर्धगोला। क्या आ जाए? अर्धगोला मतलब आधा गोला। तो आधे गोले के अंदर भी कहानी आप लोग बना सकते हो, आधा गोला बनेगा बच्चों इसमें। ठीक, हाँ ठीक है। तो जैसे गोले का आयतन होता है ना, ऐसे अर्धगोले का भी आयतन होता है, अर्धगोले का आयतन। और याद रखना जैसे ये 4/3 था ना बच्चों, तो ये हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। देखो अंतर देखो, गोले के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब होता है कि नहीं होता है? उसी प्रकार अर्धगोले के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? 2/3 पाई आर क्यूब, याद रहेगा। अच्छा उसी प्रकार बच्चों आपसे बोला जाए अर्धगोले का वक्रपृष्ठ, क्या पूछा जाए? तो वक्रपृष्ठ यहाँ अलग अलग होते हैं, तो ये होता है 2 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर। और यदि इसका संपूर्ण पृष्ठ पूछा जाए, किसका? अर्धगोले का, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ, तो ये होता है बच्चों 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर। ये याद रखना। ठीक है, चल एक बार और देखो, अर्धगोले के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? 2/3 पाई आर क्यूब। फिर से बोलो 2/3 पाई आर क्यूब। अर्धगोले का वक्रपृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर। और संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है? क्लियर हुआ? दोनों चीज क्लियर हुई? चलो तो एक बार फिर से रिपीट कर लो, गोले के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? फिर से बोलेंगे, गोले का वक्रपृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है? 4 पाई आर। अर्धगोले के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? 2/3 पाई आर क्यूब। अर्धगोले का वक्रपृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर। और वक्रपृष्ठ का संपूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है? 3 पाई आर स्क्वायर। आधा, हाँ कटोरा भी बोल सकते हैं सर, वो आधा रहता है, आधा रहता है, मान सकते हैं। ठीक है, हाँ ऐसा बनता है। ठीक है, आया समझ में? डाउट किसी को है ना? तो भैया आप लोग यदि ये फॉर्मूले अच्छे से क्लियर कर लेते हो, ठीक है, तो आप आगे प्रश्न बना सकते हो। ठीक है, तो भैया आप लोग इसमें आराम से प्रश्न बना लोगे। ये चैप्टर आप लोगों को कब अच्छे से बनेगा बच्चों? सिंपल सी बात, जब फॉर्मूले आ गए। बिगर फॉर्मूले के आप प्रश्न हल नहीं कर सकते। ठीक है, बिल्कुल। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूले होते हैं बच्चों। ठीक, फॉर्मूले अच्छे से पढ़ो, मेहनत करो, बाकायदा आप लोग ये सब प्रश्न बना लोगे। ठीक है, तो अगले वीडियो में अपन देखेंगे भैया, ठीक, इसी के आगे के फॉर्मूले सॉरी प्रश्न। ठीक है, ओके, थैंक यू।